गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 4 का शेष भाग कानूनों की समझ। अक्टूबर 2006 एक मामला अखबारों में उजागर हुआ। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छी है। देखो न कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानूनों की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन, यानी जब वे अपने महिला मंडल के दफ्तर में बैठी हुई थी। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे पर से भी निकाल सकते हैं, मुझे घर से भी निकाल सकते। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर में से न निकाला जाए। बदकिस्मत से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक कानून की मांग उठती है। हमने कई महिलाओं को आप बीती सुनी। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपनी मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून चाहिए। 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना। यहाँ प्रश्न बन गया कि घरेलू हिंसा से क्या अभिप्राय है। इसमें सिर्फ घरेलू हिंसा ही नहीं, बल्कि इस परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया गया। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिर 2002 में एक विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। इस विधेयक के कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए तथा इंटरनेट पर लोग तुरंत इसकी राय दे सकेंगे। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोगों ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के मान्य सदस्य वर्तमान विधेयक को बतलाना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों को भी अस्थायी कस्टडी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इस सिफारिश को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून लागू हुआ। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसे महिलाओं के
हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा को एक व्यापक परिभाषा पेश की गई। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों को वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब पर नज़र रखनी चाहिए। हमें हर तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये मत घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को हैं नए कानून में कौन कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त? क्या आप ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? उपरोक्त चित्रपट में यह बताइए कि लोगों को कौन से दो तरीके संसद पर दबाव बनाया है। पहला, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इस हालात से उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं? इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंता को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से हर चरण में नागरिक की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों, संपादकियों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। यानी हम जनता की आवाज़ इन माध्यमों से क्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार फिर हमारी मांगों कानून के अनुसार क्या है मान सकती है या इनके अनुसार कानून बनाती है और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के साथ। लोकप्रिय विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पास कर देती है जो बेहद लोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संविधान रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो जाता है। फिर भी यह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नीयत सही नहीं। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नागरिक पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है। सभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चलते हैं, लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वालों या फेरी वालों को किसी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरत चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, ऊपर एक चित्र में क्या रोजा पार्कर, जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मामले और दमनकारी कानूनों का विरोध उनकी आलोचना करता था। इतिहास में ऐसे बहुत सारे और समुदाय दिखाई देते हैं जिनने न्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। इतिहास समुदाय दिखाए उन्होंने ख़त्म करवाने के लिए संघर्ष किया। कक्षा 7 की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि रोजा पार्कर नामक प्रेगी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। रोजा पार्कर उस कानून का विरोध कर रही थी और सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्कर का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वह नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसे फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया।
इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्कर बस में यात्रा करते हुए दिखाई दे रही। ये था किस प्रकार हम कानूनों को बनाते हैं, किस प्रकार हम सरकार के बने कानूनों का विरोध कर सकते हैं। विवादास्पद कानून कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, और अंग्रेज़ों के समय और आज भी अगर जो कानून जनता को पसंद नहीं आते हैं, उनका विरोध विभिन्न माध्यमों से करते हैं।